हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास में दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में या मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव रहा है, या कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो रहा है 1206 से 1526 ईस्वी तक, और इसमें आपको 5 बड़े वंशों के बारे में देखने को मिलेगा, जिसमें से है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश का समय 1206 से 1290 ईस्वी रहा है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी का समय रहा है। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक शासन रहा है। सैयद वंश 1413 से लेकर 1451 तक शासन काल रहा है, और लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक रहा है। उसके बाद आपका मुगल सल्तनत शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बारी बारी से सारे वंशों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ठीक। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में, और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और एक गुलाम के द्वारा जब वंश शुरू किया गया, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने बुंदेल शासक परमर्दी देव इसको हरा करके कालिंजर पर अधिकार कर लिया। कालिंजर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, इसने महोबा पर अधिकार कर लिया, यह भी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता है। और इसने खजुराहो जो मध्य प्रदेश क्षेत्र में आता है, इन तीनों क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद समय आता है 1210 ईस्वी का। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान यानी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान यानी पोलो ठीक है खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस अवसर का जो है लाभ कई शासकों ने लिया, जैसे प्रतिहारों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, प्रतिहारों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ पर। ठीक है, कहां कहां? कालिंजर और अजयगढ़ पन्ना जिले में, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला गुलाम शासक होता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश क्या करेगा? वो भी शांत तो नहीं बैठेगा, अपनी जो भी अधिकार क्षेत्र छीन गए हैं उसे वापस लाने का प्रयास करेगा। उससे पहले इसके बारे में जान लीजिए, इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है। अब देखिए, एक गुलाम का ही गुलाम होने की वजह से एक इसे उपाधि दे दी गई, गुलामों का गुलाम। ठीक है, तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है, तो इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा गया। ठीक, अब इल्तुतमिश क्या करता है? यह करता है 1231 में प्रतिहारों से ग्वालियर वापस ले लेता है। ठीक है, प्रतिहारों से ग्वालियर वापस ले लेता है। ठीक, इसके बाद अगला क्षेत्र कौन सा आएगा? कालिंजर। तो 1233 और 34 में किसे हरा करके? चंदेलों को हरा करके इसने कालिंजर वापस ले लिया। ठीक, इसके बाद 1234 और 35 में 1234 और 35 में यह मालवा पर आक्रमण करता है। मालवा पर आक्रमण। ठीक है,
और यहाँ पर जो शासक था वो था तत्कालीन परमार शासक देवमाल। ठीक है ना। तो ये जो फैक्ट है इसे बहुत ध्यान रखिएगा, क्यों सवाल पूछा गया हुआ है एग्जाम में कि जब इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया था तो वहां पर किस शासक का शासन था, तो वहां पर परमार वंश के शासक देवमाल का शासन था। क्लियर है? ठीक, तो मालवा आक्रमण के दौरान उसने भिलसा यानी विदिशा का पुराना नाम है ये, ठीक है, और उज्जैन, ठीक है, इन दो जगहों से उसने धन प्राप्त किया, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ से इसने लूट की, तो यहाँ से इसने धन प्राप्त किया। ठीक है, और धन प्राप्त करने के बाद उज्जैन में क्या है आपका महाकालेश्वर, तो महाकालेश्वर मंदिर को इसने ध्वस्त कराया। ठीक है, तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को ध्वस्त कराया यानी नष्ट कराया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है, ये करता है उज्जैन और उज्जैन में गवर्नर नियुक्त करता है। भिलसा और उज्जैन मुस्लिम गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है, इसके बाद तत्कालीन परमार शासक महलक देव, ठीक है, और परमार वंश का अंतिम शासक भी होता है महलक देव, तो यह परमार शासक महलक देव को हराकर ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र, उज्जैन, धारा नगरी यानी धार की बात कर रहे हैं, धारा नगरी, और चंदेरी यानी अशोकनगर, इन सभी क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। कहां शामिल कर लिया, दिल्ली सल्तनत में। क्लियर है? ठीक है, तो इतनी सारी चीजें गुलाम वंश से हमें देखने को मिलती हैं। अगला वंश है खिलजी वंश। इस वंश की शुरुआत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। संस्थापक कौन था? ठीक है, फिर आते हैं हम 1292 में अलाउद्दीन खिलजी वंश का ही शासक है। अलाउद्दीन खिलजी भिलसा पर आक्रमण करता है। ठीक है ना, भिलसा यानी विदिशा, और विदिशा पर आक्रमण करने के बाद यहां से बहुत सा धन लूट ले जाता है। ठीक है, यहां से क्या करता है, बहुत सा धन लूट लेता है। इसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी कालिंजर, चंदेरी, धार और मांडू, इन जगहों से भी यह धन लूट कर ले जाता है। ठीक है, यहां से भी इसने धन लूटा। ठीक, तो मांडू विजय को अमीर खुसरो ने मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी कहा है। क्लियर है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मांडू विजय को अलाउद्दीन खिलजी के मांडू विजय को अमीर खुसरो ने दक्षिण विजय की कुंजी कहा है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं 1305 में। इसके बाद 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अंतिम परमार शासक
कौन बचा था? महलक देव। ठीक है, तो अंतिम परमार शासक महलक देव, महलक देव और उसके पुत्र की हत्या कर दी। ठीक है ना, इसकी हत्या कर दी और हत्या करके क्या पूरे मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक है, मालवा पर अधिकार, हत्या कर मालवा पर अधिकार कर लिया। क्लियर है? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहां से? दमोह से, सलैया शिलालेख। ठीक है, दमोह से प्राप्त हुआ है सलैया शिलालेख। ठीक, किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। संबंधित। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया। मंदसौर जिले में मंदसौर किले का निर्माण करवाया। ठीक है, मंदसौर किले का निर्माण करवाया और इसी किले में स्थित है खरबूजा गुंबद। खरबूजा गुंबद। ठीक है, तो खरबूजा गुंबद, गुंबद आप समझ पा रहे हो, किसी भी महल का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो है एकदम गोलाकार, गुंबदाकार या खाली होता है अंदर से, उसे ही गुंबद कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा यानी विदिशा से बहुत सा धन लूटा। उसके बाद 1296 में कालिंसर, चंदेरी, धार, मांडू, इन जगहों से भी इसने धन को लूटा। ठीक है, और मांडू की विजय करता है। मांडू विजय को अमीर खुसरो ने दक्षिण विजय की कुंजी कहा है। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। 1305 ईस्वी में अंतिम परमार शासक महलक देव और उसकी पुत्र की हत्या करके मालवा पर अधिकार करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दमोह के सलैया शिलालेख जो प्राप्त हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मंदसौर में किले का निर्माण करवाया और इस किले में खरबूजा गुंबद स्थित है। अगला वंश है तुगलक वंश। ठीक है, इस वंश के संस्थापक हैं गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाओं में आते हैं। 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने देवगिरी जाते हुए, देवगिरी यानी दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, देवगिरी जाते समय धार में धार के किले का निर्माण कराया। क्लियर है? देखिए, 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी जाते समय धार में धार के किले का निर्माण करवाया। धार के किले का निर्माण कराया। ठीक है, अब इस किले में कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हैं, जैसे किले में कालका माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, और इस मंदिर को किसने बनवाया था? बाद में पंवार शासकों ने, पंवार वंशियों ने। ठीक है ना, पंवार वंशियों ने इसी किले में कालका माता का मंदिर निर्माण करवाया। दूसरा, खरबूजा महल, इसे मुगलों ने बनवाया। बताते हैं इसको, कौन सा मुगल था वो। ठीक है, तो मुगलों ने खरबूजा महल बनवाया धार के किले में। इसके अलावा मंगोल शासक अब्दुल शाह चंगेज मंगोल था ये। ठीक है, इसका मकबरा स्थित है इसी धार के किले में। क्लियर है? देखिए, 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी जाते समय धार में धार के किले का निर्माण करवाया। इस किले में कालका माता का मंदिर स्थित है जिसे पंवार वंशियों ने बनवाया था। खरबूजा महल स्थित है जिसे मुगलों ने बनवाया था, और अब्दुल शाह चंगेज जो कि एक मंगोल शासक था, उसका मकबरा यहाँ पर स्थित है।
बात कर रहे हैं हम खरबूजा महल की, ठीक है। इससे पहले हमने खरबूजा नाम सुना कहाँ पर, खिलजी वंश में, तो उसमें खरबूजा गुंबद स्थित था कहाँ, मंदसौर में। ये बात हो रही है खरबूजा महल की, और खरबूजा महल कहाँ, धार में। क्लियर है। अब देखिए खरबूजा महल किसने बनवाया था, खरबूजा महल इसे बनवाया था मुगल बादशाह, मुगल शासक शाह सुजा ने, शाह सुजा ने, ठीक है। और ये शाहजहां का बेटा है, शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र है, ठीक। अब शाह सुजा ने यह महल बनवाया था खरबूजा महल किसकी याद में, तो इनकी बेगम है बिलकिस, बेगम बिलकिस, ठीक है। बेगम बिलकिस की याद में इन्होंने खरबूजा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो गई तुगलक वंश के बारे में, मध्य प्रदेश के इतिहास में हम देख रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं, ठीक है। दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए, कौन कौन से, एक है आपका बटियागढ़ अभिलेख, ठीक है, यहां से प्राप्त हुआ है बटियागढ़ अभिलेख, कहाँ मिला है, तो यह दमोह जिले से प्राप्त हुआ है, दमोह जिले से, और यह तुगलक वंश की जानकारी देता है, तुगलक वंश से संबंधित है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है तुगलक वंश के समय ही, तुगलक वंश में ही दिलावर खां, दिलावर खां इसने क्या किया, मालवा सल्तनत की शुरुआत की, ठीक है। मालवा में मालवा सल्तनत की शुरुआत की, आगे चलकर हम देखेंगे मालवा सल्तनत को डिटेल में, ठीक है। मालवा सल्तनत की नींव रखी किसने, दिलावर खां ने। अब ये दिलावर खान कौन था, तो दिलावर खां फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बेटे यानी पुत्र, ठीक है, मोहम्मद इब्न तुगलक, सॉरी फिरोज, ठीक है, मोहम्मद इब्न फिरोज इसका अनुयायी था, ठीक है, अनुयायी था। क्लियर है इतनी सारी चीजें। दो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी, बटियागढ़ अभिलेख हमें मिलता है दमोह से जो कि तुगलक वंश की जानकारी देता है, तुगलक वंश में ही दिलावर खां ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की, और दिलावर खान कौन था, फिरोज शाह तुगलक के बेटे मोहम्मद इब्न फिरोज का अनुयायी था, उसका संरक्षक सेनापति जो भी था, ठीक है। तो उसने क्या किया, मालवा सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद हम देखेंगे लोधी वंश, ठीक है। शैयद वंश को यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में शैयद वंश का कोई भी योगदान नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए सीधे हम लोधी वंश की बात करते हैं। लोधी वंश का शासक होता है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, महत्वपूर्ण घटनाओं को बस देख रहे हैं, ठीक। इसने ग्वालियर पर 5 बार आक्रमण किया, ठीक है, ग्वालियर पर 5 बार आक्रमण किया, और यहां पर तत्काल शासक जो था तोमर वंश के शासक थे मान सिंह तोमर, ठीक है, तोमर शासक मान सिंह तोमर, ठीक। इसने हर बार इस आक्रमण को विफल किया, ठीक है, इस आक्रमण को हर बार उसने विफल कर दिया, यानी पराजित हो गया सिकंदर लोधी। इसके बाद घटना होती है 1517 की, 1517 में इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी ये तोमर शासक विक्रमजीत को हराकर, विक्रमजीत को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है।
देखिए सिकंदर लोधी क्या करता है, ग्वालियर पर 5 बार आक्रमण करता है, लेकिन वहां पर तोमर शासक मान सिंह तोमर का शासन था और उसने हर बार उस आक्रमण को विफल कर दिया। ठीक है। 1517 में इब्राहिम लोधी तत्कालीन शासक तोमर शासक विक्रमजीत को हराता है और ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। ठीक। इसके बाद घटना आती है 1526 की। 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी और वर्सेस मुगल बादशाह बाबर के बीच में युद्ध होता है। ठीक है। और यहाँ पर मुगल बादशाह बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोधी यहाँ पर हार जाता है और यहीं पर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। मुगल बादशाह बाबर जो है जीत जाता है और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्त होके मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हमने देखी हैं दिल्ली सल्तनत की अपने मध्य प्रदेश के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। क्लियर है? कालिंजर दुर्ग के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक रहा है कालिंजर दुर्ग। अगर आपने इतिहास से उठा करके पढ़ा है तो आप देख पाएंगे कि कई जगह पर कई बड़े बड़े साम्राज्यों ने, राजाओं ने जो है कालिंजर दुर्ग के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और बहुत से लोगों ने युद्ध हार भी गए हैं। ठीक है। तो कालिंजर दुर्ग के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। दुर्ग की स्थिति है उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यह स्थित है। खजुराहो से 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। विंध्य पर्वत की 900 फुट ऊंची पहाड़ी पर और घने जंगलों के बीच में घिरा होने के कारण ही यह बहुत ही कठिन है इसे जो है फतह कर पाना। और इसकी दीवारों की जो मोटाई है वो है 5 मीटर और 108 फुट ऊंची दीवार होने के कारण ही इस किले को जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता था। यहाँ तक कि तोप भी इस दीवार का सामना नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि इस किले के आसपास जो भी पहाड़ियाँ थी वहाँ से लगातार पानी रिसता रहता था, कभी भी यहाँ से पानी की कमी नहीं होती थी। 1545 ईस्वी में सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी ने भी इस दुर्ग को हासिल करने का प्रयास किया था और वह मारा गया था, जबकि उसने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर सूरी वंश की नींव डाली थी। वहीं मुगल बादशाह हुमायूं ने भी इस किले को जीतने का प्रयास किया था लेकिन वह असफल रहा है। इसके बाद 1569 में मुगल बादशाह अकबर ने इस दुर्ग को जीत लिया और अपने नवरत्न में शामिल बीरबल को यह किला भेंट में दिया था। इसके बाद बुंदेल शासक छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा की मदद से मुगलों को बुंदेलखंड से खदेड़ करके वापस से इस कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे कालिंजर दुर्ग के बारे में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।